कोर्ट गया था, तहसील कचहरी। वहां पर सरंडी के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। अच्छा। उस खबर के छपने से जो संयंत्र के मालिक थे वो बहुत नाराज हुए। जो यहाँ कभी एसपी के पद पे रहते थे, उनसे दबाव डलवाया यहाँ उस समय के एसपी को, और बोल मेरे बारे में उल्टी सीधी उनके दिमाग में बात भरी गई, दर्ज करवाई कि ये पत्रकार नहीं है, फर्जी पत्रकार हैं। पत्रकारिता का एक सिद्धांत है कि अगर हमने आपके खिलाफ कोई समाचार छापा है तो आप अपना पक्ष रखिए। उस मामले के मैंने तथ्य इकट्ठे किए और उसकी खबर जब प्रकाशित की। नमस्कार, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल मीडिया से आज आप ये पॉडकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है बालाघाट जिले की अग्रिम तहसील वारासिवनी से वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार जी। आज हम इनसे जानेंगे पत्रकारिता का महत्व आज के दौर में और कैसे इन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता को शामिल किया और कैसे आज एक पत्रकार की लेखनी ही एक पत्रकार का हौसला बढ़ाती है और पत्रकार को सफलता के दौर में लेकर जाती है। इन्हीं सब चर्चाओं में आज हम आनंद ताम्रकार जी से बातचीत करेंगे और आप इस पॉडकास्ट को जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कई सारी बातें ऐसे मिलेंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए हम पॉडकास्ट की आज शुरुआत करते हैं आनंद ताम्रकार जी के साथ। आनंद जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि पत्रकारिता के दौर में आप कैसे आए और कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में? उरकुड़े जी, मैं 70 के दशक में पत्रकारिता शुरुआत की मैंने। मेरे मित्र विनोद कोचर जी एडवोकेट, अच्छा। उस समय हिंदुस्तान समाचार के जिला प्रतिनिधि थे। अच्छा। तो संघ के कारण उनके संपर्क में मैं रहा और उनसे मैंने पत्रकारिता के गुर सीखे। शुरू में मैं लेटर्स टू एडिटर, जो पत्र संपादक के नाम कॉलम रहता है हर अखबारों में, हर अखबारों उसमें मैं स्थानीय समस्याओं को उकेरा करता था, उजागर करता था जी। तो मैं खबर भेजने के पहले विनोद कोचर जी को बताता था कि विनोद जी ऐसी ऐसी समस्या है, इसमें क्या करना चाहिए। तो वो मेरे को बताते थे कि इसमें ऐसा सुधार होना चाहिए, इस विषय को, इस पॉइंट को उभारना चाहिए। तो मेरे उनके संपर्क में आने के कारण पत्रकारिता के प्रति मेरी रुचि बढ़ी और उस समय अपने यहाँ जबलपुर नवभारत, नागपुर के अखबार नवभारत, नई दुनिया, ये 4-5 अखबार ही यहाँ आया करते थे। तो उनको अखबार को पढ़ता था, मैं देखता था कि किसी घटनाक्रम के बारे में कैसी खबरें छपती हैं, उसको मैं अध्ययन करके फिर उस स्टाइल में, उस परिवेश में, उस तरीके से उसको खबर को प्रोजेक्ट करता था। अच्छा। फिर स्थिति आई कि यहाँ जबलपुर युगधर्म के प्रतिनिधि के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। आज ये कौन से सन की बात है? ये 72 के दरमियान की बात है। 72 के दरमियान मैं जबलपुर युगधर्म का वारासिवनी का करस्पॉन्डेंट नियुक्त हुआ। अच्छा। और युगधर्म के बाद मैं नागपुर युगधर्म और रायपुर युगधर्म, जो युगधर्म पत्र समूह था, उसमें मैं खबरें भेजता था। युगधर्म युगधर्म पेपर से मेरा संपर्क इसलिए हुआ कि वारासिवनी के बबन प्रसाद जी मिश्रा, राधे श्याम जी शर्मा, ये इनकी शिक्षा दीक्षा वारासिवनी में हुई है। संघ में से इनका सामीप्य था और संघ से सामीप्य होने कारण उनके संपर्क में आया। तो उन्होंने मुझे देखा कि यार आप बहुत बढ़िया समाचार भेजते हो, आप ये हमारे संवाददाता के रूप में काम कर। तो मैं उनके लिए काम करता रहा। अच्छा। तो करीब में इमरजेंसी 76 में लगी थी, उस समय मैं युगधर्म जबलपुर का संवाददाता था। अच्छा, जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल के टाइम। अच्छा, तो उस टाइम आपने कैसे रोल निभाया? फिर आपने आपातकाल में कोई लेख लिखे कि सही है या गलत है, किस टाइप से आपने उस टाइम रोल निभाया? जो गतिविधियां होती थी, अच्छा, उसको मैं समाचार भेजता था। तो उस टाइम में ये वारासिवनी में भी कुछ प्रकरण बन रहे थे आपातकाल के टाइम, जैसे कि नसबंदी होना, लोगों को निकाल के, हाँ, उस समय जो आपातकाल, पत्रकारों पे दबाव। आपातकाल क्या था, उस समय सेंसर होता था। हाँ, कि आप इस टाइप की खबरें नहीं भेजेंगे। हाँ, वही कहने का मतलब है। उसमें बड़ी पाबंदियां थी। हाँ, बहुत पाबंदियां थी।
मतलब आपको केवल शासन का गुणगान करना होता था। हाँ, तो यहाँ के पत्रकारों ने भी वो देखा है यानी उस टाइम। हाँ, उस समय मैं था, विनोद कोचर थे हम्म। और आनंद वर्मा थे। ज्यादा लोग एक्टिव नहीं थे उस समय। एक्टिव नहीं थे उस नहीं टाइम थे। क्योंकि दौर शुरू हुआ था देश तब। बंधु के महेश खजांची थे, चार अच्छा पांच ही लोग थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आपने पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय सच्चाई लिखना कितना जोखिम भरा था, या कोई दबाव बनाया जाता था कि ये मत लिखो, ऐसा मत लिखो, इसके बारे में मत छापो? नहीं उर्कुल जी, आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम्म, उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उन दिनों नहीं था। उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था। हम्म समाचार जो यथार्थ है हम्म वो भेजो आप, हम्म। और लोग उसको स्वीकार करते थे। और ऐसा कोई आक्रामक उनका रवैया नहीं रहता था जिनके खिलाफ समाचार छपता था। और पत्रकारों पे इतना दबाव उस समय नहीं था। जो ना आज है। शासकीय अधिकारियों का रहता था, हम्म। न राजनीतिक दल से जुड़े लोग। लोग विरोध को अच्छे रूप में लेते थे अच्छा, कि आपने हमको हमारे सामने अच्छी चीजें उजागर यानी की। हमारी गलतियों को उजागर किया या ये दूसरा उसको स्वागत करते थे। स्वागत करते थे कि ये हमें नहीं करना चाहिए था जो हम कर रहे हैं। आज उसके विपरीत चल रहा है। जी जी। आज अगर आपने किसी के खिलाफ खबर भेजी तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा बना दिया जाएगा। हम आपको आएंगे, उस पे भी आपके आएंगे खिलाफ हम। हमला हो सकता है। हम्म। आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं लोग। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल उसी से है कि क्या आपको किसी खबर को लेकर धमकी मिली? अगर ऐसा है तो उस खबर से लोग भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए होंगे। ऐसी कोई खबर है आपके जीवन में अभी तक? नहीं, अब आपके संज्ञान में है कि नहीं, हाँ हाँ। यहाँ पर शंकरसाव पटेल कला वाणिज्य महाविद्यालय के साथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी चलता था। जी। उस समय प्राचार्य दादूलाल जी पारीवाल थे। कौन से सन की बात है ये अभी अभी की बात है, ये 2000? 70-80 के दशक के बीच की सत्तर बात अस्सी है। के, हाँ। तो जो कॉलेज यहाँ चलाया जा रहा था, हम्म। उसका एफिलिएशन सागर यूनिवर्सिटी से नहीं था। अच्छा उस समय ये जो क्षेत्र था, ये सागर विश्वविद्यालय से आता था। अच्छा। तो वो बाहर के अखबारों में विज्ञापन देके बाहर के छात्र लोग यहाँ पढ़ने आए। जब हमने प्राचार्य जी से पूछा कि आपके कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता बताइए आप, तो उन्होंने पहले आनाकानी करी। हम्म। उसके बाद हमने उस मुहिम को अखबारों के जरिए उठाया कि यहाँ एक गैर कानूनी, जिसको मान्यता नहीं ऐसा आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है। और ऐसे आयुर्वेदिक कॉलेज जिसको मान्यता नहीं है, अगर ये चले जाएगा तो ये क्या पढ़ेंगे। उस समय वहाँ स्टाफ भी नहीं था। अच्छा, यानी बच्चों के लिए पर्याप्त टीचर नहीं थे, कहने का टीचर मतलब। नहीं थे। भाई, आयुर्वेदिक की शिक्षा देने के लिए जो आयुर्वेदिक के चिकित्सा पद्धति के अनुभवी लोग या उसके एजुकेटेड लोग। ज्ञाता लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए ना। हम्म। एक संस्कृत के प्रोफेसर थे यहाँ, हम्म। और एक यहीं से कोई एक अस्थाई प्राध्यापक थे। अच्छा। तो उसको हमने उसके बारे में जब मान्यता के संबंध में खबरें भेजी, तो प्राचार्य दादूलाल जी पारीवाल ने उन छात्रों को भड़काया। अच्छा। ये बोला कि ये आप लोगों के इस महाविद्यालय को बंद कर रहे हैं, बंद करवाने में लगे हैं, और इनको निपटाओ। तो मैं और विनोद कोचर हमेशा की तरह घूमने जाते थे जयस्तंभ तक। तो जयस्तंभ से लौटते समय, जहाँ आजकल जयस्तंभ के पास जो शांतिंग भाव की चाल है, वहाँ साधना वस्त्र भंडार पहले हुआ करता था। अच्छा। वहाँ देवराज जी भी रहते थे। तो हम जब लौट रहे थे तो मेरे ऊपर विनोद कोचर जी पे चाकू से हमला किए थे। अच्छा, इस मामले की वजह से? इस मामले की वजह से अच्छा। मेरे सिर में घाव आए थे। अच्छा। मैं भागकर धर्मचंद जी सोलंकी के, जो नेहरू चौक में के सामने रहते थे, वहाँ मैंने अंदर गया और अपने को सुरक्षित किया। वहाँ मेरी मलहम पट्टी हुई। फिर उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे। हाँ, नहीं थे। तो उन्हीं के बेटे ने, मोहन सोलंकी जी ने,
बगल में डॉक्टर ताथोड़ रहते थे, तो मेरी मतलब पट्टी अट्टी करवाई और सेकंड डे फिर मैं अस्पताल गया और इसकी रिपोर्ट भी हुई। ये मेरे ऊपर पहला अटैक था। अच्छा। उसके बाद मैं पीटीआई न्यूज एजेंसी से जुड़ा। इस बीच में मेरे पास नागपुर युद्धम से ऑफर आया था कि आप सह संपादक का हमारे काम करिए। भवन वहाँ सत्यपाल जी पटाई तो समय संपादक थे, तो मेरी खबरों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आप बहुत विस्तार से लिखते हो, तो मतलब काफ़ी गहराई में जाके लिखते हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं नागपुर जाके रहूं और वहाँ सह संपादक का काम करूं। ये आज मैं सोचता हूँ कि उस समय अगर मैंने सह संपादक का काम कर लिया तो आज मैं कहीं के कहीं रहता। उसके बाद मैं पीटीआई जो राष्ट्रीय स्तर की न्यूज एजेंसी है उसका करीब मैंने 15 साल तक काम किया। उसके बाद राष्ट्रीय हिंदी मेल और अनेक अखबारों से जुड़ा रहा मैं। अच्छा। कई बार जैसे कहा जाता है कि छोटे शहरों में पत्रकारों पर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है, तो आज की स्थिति में क्या आप इससे बचते हैं कि कोई दबाव ना बनाया जाए और मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता एकदम चलती रहे? देखिए, इस बारे में मेरा जो दृष्टिकोण है या मेरा जो सोच है वो ये है कि आप कोई भी खबर अगर सच छापेंगे तो आप पे कोई दबाव नहीं आएगा, और अगर आप किसी सच को छुपाकर और कोई झूठ खबरों में झूठ का समावेश करेंगे तो निश्चित है जिसके बारे में छापेंगे उसके मन में तनाव पैदा होगा और आपके खिलाफ वो कुछ भी स्टेप उठा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सच छापा है तो आपके खिलाफ, आपके ऊपर कोई ऐसी घटनाक्रम आपके साथ नहीं होगा। और मैंने हमेशा जो सच है उसको प्रकाश में लाया। मैंने इसकी चिंता नहीं किया कि मेरे इस खबर से कौन नाराज होगा और कौन क्या होगा, कौन उत्साहित होगा, कौन नाराज। मैंने बालाघाट जिले में, मैं ऐसा पत्रकार हूँ, मैंने बड़े बड़े स्कैंडल से एक्सपोज किए हैं। सन 96 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिट्टी तेल की हेरा फेरी का प्रकरण मैंने उजागर किया था। वो मेरा पहला प्रकरण था। अच्छा। यहाँ पर उस समय कलेक्टर एन ब्रजेंद्र कुमार थे। अच्छा, बालाघाट जिले में एन ब्रजेंद्र कुमार कलेक्टर साहब थे। तो 18 लाख किलो लीटर मिट्टी तेल जो बालाघाट जिले में वितरण के लिए आना था, अच्छा, वो यहाँ ना आते हुए भिलाई में ही उसकी कालाबाजारी हो गई। वो यहाँ नहीं आया। उस मामले के मैंने तथ्य इकट्ठे किए और उसकी खबर जब प्रकाशित की तो यहाँ से करीब 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई वाराणसी। उसमें यहाँ के एक सज्जन थे और जिन्होंने परिवहन का ठेका लिया था वो थे परिवहन ठेकेदार, और वो जो ऑयल कंपनी थी उसके मैनेजर थे, वो सब अरेस्ट हुए। बहुत बढ़िया एकदम, यानी कि स्वतंत्र पत्रकारिता शायद इसे ही कहते हैं कि आप अपनी बात को रख सके और गलत चीजों को उजागर कर सके। जैसे अगर आप बताना चाहे तो अभी जैसे 8 तारीख को एक आपका मामला से जो है क्लीन चिट आपको मिली है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे, हमसे बताना? देखिए, वो मामला पूरी तरह झूठा मामला था। अच्छा। हुआ ये था कि मैं व्यक्तिगत काम से कोर्ट गया था, तहसील कचहरी। वहां पर सरंडी के किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। अच्छा। अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। मैं जब अपने काम करके निकला तो वहां अनुभागीय अधिकारी उनसे ज्ञापन ले रहे थे। तो लोग जानते हैं कि मैं पत्रकार हूं, तो उन्होंने ज्ञापन की मुझे प्रति दी। किसान ज्ञापन देने आए थे उस टाइम, आप वहां मौजूद? हाँ, सरंडी। ज्ञापन की प्रति दी। उसमें लिखा था कि जो सरंडी में जो संयंत्र चल रहा है फेरोमैग्नीज का, उसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। नदी से कुएं बना के पानी लिया जा रहा है, उसका जो वेस्टेज निकलता है वो नदी में बहाया जा रहा है। उस ज्ञापन के आधार पे हमने खबर बनाई। अच्छा। मैं उस समय भोपाल समाचार का करस्पॉन्डेंट था। अच्छा।
हमारे मित्र महेश कात्रे, उन्होंने अपने अखबार में छापा। अच्छा। अभी तक न्यूज़ में छपा। तो वो खबर छपी। तो उस खबर के छपने से जो संयंत्र के मालिक थे वो बहुत नाराज हुए। अच्छा। और यहाँ के पत्रकारिता से जुड़ा एक परिवार है, उसने उनको बोला कि यार इनको जरा निपटाना है। और उसने एसपी को उनके नाम से आवेदन शिकायत दर्ज करवाई कि ये पत्रकार नहीं है, फर्जी पत्रकार हैं। ये दोनों बाप बेटे अपने को पत्रकार बता के यहाँ पैसा वसूलते हैं। और भी कई आरोप लगाए कि हमारे यहाँ आए और हमको अब वीडियोग्राफी किए और हमसे बोला कि आप हमको पैसे दो और नहीं तो हम आपके खिलाफ समाचार छापेंगे। जबकि वस्तुस्थिति कि मैंने उस प्लांट में कभी भी पांव नहीं रखा, कदम नहीं रखे आपने, ना मेरे बेटा गया। अब वो चूंकि किसानों ने ज्ञापन दिया था, कुएं में, नदी में कुएं खुदे थे, तो हमको वास्तविकता का पता लगाने के लिए हमको जाना पड़ा। हमारा बेटा सुधीर गया, उसने कुएं की फोटोग्राफ लाए और हमको समाचार छाप दिए। वो शिकायत एसपी को की गई। उस समय अमित सांघी साहब थे एसपी। एसपी साहब ने यहाँ एसडीओपी को जांच के लिए भेजी। उस पे हमारे बयान लिए, मेरे और सुधीर के बयान हुए। हमने वो जो फोटोग्राफ वगैरह लिए थे, जो समाचार भेजे थे, उनके बारे में बताए और वो ज्ञापन का जिक्र किया कि हम तो इस ज्ञापन के आधार पर गए थे। मैं तो वो जो शिकायत करता थे उनको मैं आज तक नहीं जानता कौन हर्ष त्रिवेदी है और कौन वो निश्चल त्रिवेदी है। अच्छा। आज तक मैं जानता नहीं और कभी ऐसी बात ही नहीं आई। 1 साल तक वो पेंडिंग रही। बाद में बालाघाट के कथित पत्रकार हैं, उन्होंने ये एक बड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो यहाँ कभी एसपी के पद पे रहते थे, उनसे दबाव डलवाया यहाँ उस समय के एसपी को, और मेरे बारे में उल्टी सीधी उनके दिमाग में बात भरी गई कि ब्लैकमेलर हैं। उन्होंने तुरंत एसपी को फोन किया कि आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। एसपी ने एसडीओपी को फोन किया। अच्छा। और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अच्छा। अब मैं तो अवाक रह गया। यानी पूरी झूठी किसानों का एक मुद्दा आपने उठाया और आप पर ये किया गया, एफआईआर दर्ज हो गई। अब हमने उसके जब मेरे को पता चला कि मेरे खिलाफ मामला कायम हुआ, तो मैंने हाई कोर्ट में बेल लगाई, एंटीसिपेटरी बेल। वहाँ से जस्टिस फ़हीम अनवर साहब थे, उन्होंने जो एफआईआर में दर्ज कंटेंट थी उसको देखा और उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए मांगने का कोई प्रमाण अब तक की नहीं है, और धमकी दी ऐसा भी प्रमाण नहीं है, और कोई लेन देन का भी प्रमाण नहीं है। उस आधार पर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल हमको ग्रांट कर दी और तब से मुकदमा करीब 9 साल तक चला और 8 तारीख को उसका फैसला हो गया। उसमें हमको दोष मुक्त कर दिया गया। जो उनके गवाह थे उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि झूठा मामला था, तो प्रमाण मिलने का कोई सवाल ही नहीं। कि मेरे साथ झूठा मामला बनाने के कारण जो मैंने यंत्रणा भोगी है, 9 सालों तक, उसमें मुझे मानसिक यंत्रणा भुगतनी पड़ी। 9 साल तक पेशियां पे जाना पड़ा, आर्थिक मुझे नुकसानी उठानी पड़ी, और समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम हुई। एक झूठे मुकदमे के कारण मुझे समाज में नीचा देखना पड़ा। तो मैं इसके खिलाफ, जिन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखाई, मैं उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में मानहानि का दावा करूंगा, आर्थिक नुकसानी का दावा करूंगा, और दोबारा किसी पत्रकार के साथ ऐसा ना हो उसके लिए जहां भी मुझे जिस सक्षम न्यायालय में जाना पड़े जाऊंगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप दबा नहीं सकते। पत्रकारिता का एक सिद्धांत है कि अगर हमने आपके खिलाफ कोई समाचार छापा है तो आप अपना पक्ष रखिए। जी बिल्कुल, पक्ष रखे आप, हम उसको भी छापेंगे।
लेकिन अगर ये सब चलता रहा, दबाव के कारण अगर पत्रकारों पर आप इस टाइप के मामले दायर करोगे, तो फिर समाज की बातों को कौन सामने लाएगा? बिल्कुल। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि इस तरीके से उद्योगपति लोग या बड़े रसूखदार लोग उनके अवैध कामों पर पर्दा पड़ा रहे, सच उजागर ना हो, इसके लिए कौन आगे आएगा? इसके लिए सिर्फ वही लोग आगे आ सकते हैं जो इन चीजों को जान सके और लोगों तक पहुंचा सके सच्ची जानकारी। आज समाज में इतनी विसंगतियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए पत्रकारिता का महत्व है, पत्रकारों का अपना एक अलग योगदान है, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। शासन से उनके खिलाफ अगर कोई झूठा मामला बनता है तो उसकी गहन छानबीन हो, और छानबीन के बाद ही मामला कायम करना चाहिए। मेरे मामले में यह हुआ है कि उन्होंने जो शिकायत की उसको ही आधार मान के मेरे ऊपर मामला कायम कर दिया। हमसे जो बयान लिए गए थे ना तो उसकी जांच की गई, पक्ष नहीं पूछा और ना हमारे पक्ष की कोई पूछो। ये पुलिस का ये अंधेर कर दी, नहीं तो क्या है, गलत रवैया है। बिल्कुल। इसलिए पत्रकारों के खिलाफ जब भी कोई शिकायत होती है, मैं चाहूंगा कि उसकी गहन छानबीन हो। नियम भी है, शासन के निर्देश भी हैं कि राजपूत अधिकारी उसकी जांच करे, और जांचने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये कहा जा सकता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता की यहाँ पर जीत हुई है। बिल्कुल, कि हमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया था, हमने तो किसानों का सिर्फ मुद्दा उठाया था, और आगे वाले जो है ये पत्रकारों पर आरोप कभी भी लगा सकते हैं ऐसे। अभी ये परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो अवैध काम में संलिप्त लोग हैं, जो काफी रसूखदार हैं, जिनके राजनीतिक दलों से ताल्लुकात हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे अवैध कामों का खुलासा हो, भंडाफोड़ हो। अगर कोई पत्रकार इस टाइप का करता है तो कई किस्म के अनेक दबाव आते हैं। अच्छा। पैसे से, धन बल का। लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं जो खबर छपती है या जो मैं खबर बनाता हूँ, उसकी पूरी गहराई में जाके जांच करता हूँ, उसके सही तथ्यों का पता लगाता हूँ, उसके कानूनी जो स्थितियाँ उसको देता हूँ, उसके संबंध में कोई एक्सपर्ट लोग हैं उनसे ओपिनियन लेता हूँ, ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद खबर बनाता हूँ और वो खबर फिर भेजता हूँ। प्रमाणिक खबर मैं भेजने का पक्षधर हूँ। कोई भी पत्रकार प्रमाणिक खबर भेजेगा तो मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई इस टाइप का मामला बनेगा, एक्शन लिया जाए। जी, आज सत्य की जीत हुई। बिल्कुल। अगर हमने पैसा लिया होता या कोई ब्लैकमेलिंग की हुई थी तो प्रमाण मिलता ना, प्रमाण मिलता, राइट, जो नहीं मिला। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप 30 से 40 साल हो गए आज पत्रकारिता के। हाँ, मैंने मान के चलिए कि 70 के दशक से शुरू की थी, 30 साल 55 साल हो गए। 55 साल। मेरी उम्र 76 साल है। अच्छा। अभी 76-20 साल की मेरी उम्र चल रही है। और जब तक सक्रिय हूँ मैं पत्रकारिता करता रहूँ। तो इसी पर एक सवाल मेरे मन में आया था कि क्या पत्रकारिता अब व्यवसाय बन गई है, पेशा नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है, ऐसा लगता है आपको? क्या हो गया है कि पहले अखबार एक संगठन निकाला करते थे जी, उसके पीछे उनके अपने उद्देश्य होते थे, सामाजिक कल्याण, समाज में जो व्याप्त कुरीतियां उनको उजागर करना, राजनीतिक दलों से जो लोग लगे उनकी राजनीतिक गतिविधियों को एक्सपोज करना। अब वो व्यावसायिकता में परिवर्तित हो गई और पत्रकार जो अखबार हैं उन पे एक बड़े जो समूह है, व्यावसायिक समूह, उनका कब्जा हो गया और वो उस अखबार को सरकारी भोंपू बना दिए। वो सरकार की आवाज बन गए हैं, वो सरकार की आवाज बन गए, लोगों की आवाज नहीं। अच्छा, ये हाँ, जितने भी आप टीवी के जो भी आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, हाँ, जो बड़े अखबार हैं, ये ज्यादातर
60 मतलब इनका जो रेशियो रहता है खबरों का, वो सरकारी समाचारों से भरे रहते हैं। कोई बड़ी घटना घट गई समाज में तो एक आध घटना आएगी, अन्यथा आपको, जैसे अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हाँ कार में ब्लास्ट हुआ, तो उसकी घटना हर कोई चला रहा है, हर हाँ न्यूज चैनल। लेकिन एक मामला ये भी आया कि कुछ न्यूज चैनल टीआरपी बटोरने के लिए, जैसे धर्मेंद्र का एक मामला भी अगर आपने आपके संज्ञान में क्या हो, हो गया है कि वो मर गए, वो उनकी डेथ हो गई, ऐसा करके अखबारों ने, आज तक ने पोस्ट देखिए, डाल दिया। हम जब पीटीआई, मैं पीटीआई का काम करता था, हम्म तो उस समय पीटीआई के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरविंद शर्मा रहा करते थे। हम्म उनका हमेशा कहना था कि आप खबर 2 घंटे 4 घंटे बाद भेजो, लेकिन उसकी सत्यता की परख कर लो, पूरी जांच करके। पूरी जांच कर लो, उसके बाद ही आप खबर भेजो। मैं आपको एक बहुत जोरदार किस्सा बताता हूँ जी जी बताइए। कि यहाँ वीरेन बैस साहब थे, हम्म पीटीआई के संवाददाता थे। उनके यहाँ सुबह सुबह दूध वाला आया। उसने बोला, क्यों तूने देर क्यों आया? अजी बोले, गांव में शेर का झगड़ा हो गया। बोले, अच्छा शेर के साथ मारपीट हो गई, किसी ने मारी। अच्छा। अब वो बैस साहब ने उसकी बात को सुन के उसकी खबर भेज दी कि खापा में शेर ने हमला किया है। शेर ने हमला किया। वो खबर छप गई। अच्छा अब वो वहां से जब वो खबर छपी एजेंसी से, तो वहां से आई है कि शेर कहाँ से अच्छा। जांच है। जब पता चला कि वो मुहर्रम के शेर से किसी के लेन देन के मामले में झगड़ा हो गया था। तो हमेशा पत्रकार को, चाहे वो न्यूज चैनल का पत्रकार हो, चाहे किसी अखबार का पत्रकार हो, जो खबर भेज रहा है वो खबर प्रमाणिक है, उसको उस प्रमाणिकता की कसौटी पे कस के भेजना चाहिए। दूसरी चीज कि अखबार में आजकल ये नए जो लोग आ गए हैं, वो मेरी खबर जल्दी छप जाए, इसमें उसकी तह में नहीं जाते, और सत्यता कई बार शर्मिंदगी होना पड़ता है, क्योंकि खबर पब्लिक में जाती था, रही ये तो झूठ है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं जो इस क्षेत्र में नए पत्रकार आए हैं, उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ और उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि खबर भेजने की जल्दबाजी करने की बजाय खबर की पुष्टि कर लें। अगर आधिकारिक तौर पे पुष्टि करना है तो आधिकारिक तौर पे कर दें, या अगर अपने पास आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं करना तो कम से कम उसके तथ्य तो इकट्ठे करें जिससे सच साबित हो सके। ये आज की जरूरत है, जो नए पत्रकार लोग नहीं करते इस बात। अभी जैसे मुख्यतः 3 मीडिया चलती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक डिजिटल मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। तो ये तीनों में अहम आपके जो एक्सपीरियंस है आपका, तो तीनों में अहम क्या लगता है आपको? देखिए, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता कम नहीं हुई है जी। आज भी प्रिंट अखबार पढ़ते हैं मीडिया लोग। का महत्व है और आगे भी बना रहेगा। दूसरी चीज कि अखबार में छपी चीज सुरक्षित रहती है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो है, डिजिटल एक 15-20 मिनट देख लिए, उसके बाद वो नई खबरें आ जाती हैं, नई खबर भूल जाते हैं। तो जो आज के युवा है जो डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा भी सोशल मीडिया पे काफी काम डला हुआ है, हम भी जो है खबरों को इकट्ठा करके हम डालते हैं और प्रेषित करते हैं, तो आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस क्षेत्र में? देखिए, क्या होता है कि पहले भी हम लोग खबर बनाते थे, तो खबर को ऐसा बनाया जाए कि वो रोचक लगे, क्योंकि जो खबरें आती है वो एक रिक्शा वाला भी पढ़ता है, सब्जी वाला भी पढ़ता है, व्यापारी भी पढ़ता है, अधिकारी भी पढ़ते हैं और जजेस भी पढ़ते हैं। तो आप जिस घटना का ब्यौरा दे रहे हैं या जिस मुद्दे को आप एक्सपोज कर रहे हैं, वो उस मुद्दे को ऐसा करिए ताकि हर पढ़ने वाला जो पाठक है वो उसके मन में उसका प्रभाव पड़े। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वारासिवनी तहसील से आनंद ताम्रकार जी। हमें आशा है कि इस पॉडकास्ट को देखकर आज के युवा पत्रकारों को और आज के जनों को, आज के लोगों को काफी जानकारियां मिली होगी पत्रकारिता के बारे में, और कैसे एक सक्षम तरीके से हम काम करके अपनी खबरों को एक जनमानस तक पहुंचा के
जो है एक नॉलेजेबल चीज हम दे सकते हैं और एक ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं खत्म करता हूं। देखते रहिए, बने रहिए वी ऑफिशियल मीडिया पर। हम ऐसी ही जानकारियां, पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।